आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। और आपको पता है यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उत्तराखंड का एग्ज़ाम है तो आपके हिंदी में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। आप इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अलंकार को देखते ही टिक कर जाओगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। मतलब विद इन 1 सेकेंड देखते ही हमारा आंसर सही है ना। तो हम यही देखेंगे आज के वीडियो में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी में हमारे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमको उनको अच्छे से याद कर लेना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। और अगर हम ट्रिक से पढ़ लें और हमें ट्रिक से अगर समझ में आ जाए तो फिर और उससे बढ़िया क्या होगा, क्योंकि हम टॉपिक को जल्दी कवर कर लेते हैं और साथ ही हम उसको लंबे टाइम तक भूलते भी नहीं हैं। तो इसी के मद्देनज़र, इसी को देखते हुए मैंने इसी चैनल पर एक वर्ण चैप्टर, एक वर्णमाला, संधि, समास, छंद, जहाँ से आपने देखा होगा क्वेश्चन हमेशा आते हैं, है ना। और संधि को हम कैसे ट्रिक से समझें, समास को हम कैसे ट्रिक से समझें, रस तो अभी कवर नहीं हुआ है, रस भी अभी आगे कवर होगा। उसके बाद हमने देखा था छंद, तो छंद को कैसे हम ट्रिक से समझें। सारे के सारे आपके डाउट मैंने उन वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में आने वाली उत्तराखंड की जीके, तो उत्तराखंड की जीके के लिए सभी के सभी परीक्षावाणी यानी कि जो बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है उस बुक से यहाँ पे सारे के सारे क्विज कराए गए हैं। प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टीजीटी मैथ्स का फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए वो भी फ्री है, यानी कि आपको सभी कुछ इसी चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको अपनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं अलंकार की। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अगर आप सर्च करोगे उसको गूगल पर, तो आपको क्या मिलेगा, अलंकार का अर्थ आभूषण। यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। अगर इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो अलम प्लस कार, जिसका मतलब होगा आभूषण, है ना। जिस तरह स्त्री या पुरुष जब भी कोई आभूषण पहनते हैं तो उनका जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, थोड़ी निखर के सामने आती है। उसी तरह काव्य में यानी कि गद्य या पद्य में जब भी हम अलंकार का यूज़ करते हैं तो वो जो पंक्ति होती है उसका एक अलग अर्थ, यानी कि एक अलग अर्थ निकल के आता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए हम अलंकार को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारा एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आएगा वो हम अब आगे देखते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कवि केशव दास कैसे कवि हैं। तो कवि केशव दास कैसे कवि हैं, अलंकारवादी कवि हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ से ये बन जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले अलंकार के प्रकार। तो हम सबसे पहले उस अलंकार को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो कि हमारे शब्दालंकार। पहले हम देखते हैं सबसे पहले प्रकार। अलंकार के प्रकार, अगर आपसे बोले कितने टाइप के अलंकार होता है मुख्यतः, तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइप के होते हैं अलंकार मुख्यतः की अगर बात होगी। कौन कौन से, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। और शब्दालंकार के अंतर्गत भी काफ़ी सारे अलंकार आते हैं, हम सिर्फ उनको देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारों के हमें कोई मतलब नहीं है, है ना। और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के भी हम उन्हीं अलंकारों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में मेनली पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अलंकार के प्रकार की बात करी जाए मुख्यतः, तो हमने देखा 2 प्रकार का। लेकिन अलंकार, अगर सिर्फ प्रकार पूछा जाए तो अलंकार 3 टाइप का होता है। तो इसके अंदर कौन सा आता है, तीसरा आधुनिक और पाश्चात्य। तो पाश्चात्य और आधुनिक के अंदर कौन सा अलंकार आता है, आपने पढ़ा होगा मानवीकरण अलंकार, है ना। तो मानवीकरण अलंकार के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज सबसे टफ टॉपिक जो अलंकारों में माना जाता है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, उसका नाम है उपमा अलंकार। तो ये अलंकार किसके अंतर्गत आता है, अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। देखो, शब्दालंकार का मतलब ऐसा अलंकार जो शब्द से प्रदर्शित हो, है ना। और अर्थालंकार जो शब्द के अर्थ से प्रदर्शित हो। जो भी शब्द यूज़ किया जाएगा उन पंक्ति में, उसके जो अर्थ से प्रदर्शित अलंकार क्या कहलाता है, हमारा अर्थालंकार, है ना। तो अर्थालंकार के अंदर हमारा क्या आया, उपमा अलंकार।
तो पहला अर्थालंकार के अंतर्गत जो उपमा अलंकार है, देखो इसमें आपको क्या चीज़ याद करनी है, दो चीज़ें याद करनी है। पहली, योजक चिन्ह आएगा उपमा अलंकार के अंतर्गत। दूसरा, सा सी से सरिस आएगा, या आपको कहीं कहीं ज्यों ऐसा जैसा समान दिखेगा। वैसे तो इन सब का मतलब यही है, आपको समझाने के लिए लिखा है कि ऐसे वर्ड भी आएंगे तो भी आप क्या बोलोगे सीधे कि क्या है, उपमा अलंकार है। लेकिन आपको क्या याद रख के चलना है, दो चीज़ें कंपलसरी हैं। क्या चीज़ें हैं? पहले योजक, फिर दूसरा सा सी से सरिस, ये शब्द अगर आते हैं, या ज्यों ऐसा जैसा समान, अगर ये शब्द आते हैं तो आप सीधे सीधे क्या बोल दोगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। समझ में आया? और अगर हम उपमा अलंकार की शब्द का अर्थ जाने तो क्या मतलब होता है, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपका क्या है, डाउट जो है वो क्लियर होगा। और उसके बाद आप किसी भी अलंकार को देखने के बाद आप बता देंगे कि इसमें उपमा अलंकार है या कौन सा अलंकार है ना। तो उपमा अलंकार की जो हम उप का जो हमारा होता है शाब्दिक अर्थ, उसका होता है किसी भी दो चीज़ों को पास लाना, किन्हीं भी दो चीज़ों को पास लाना। और माँ का अर्थ हम क्या लगाते हैं, मापन करना। तो किन्हीं भी दो चीज़ों को पास लाकर उनको नापना तोलना, वो कहलाता है हमारा उपमा। तो इसके अंतर्गत हम एक अगर एग्जाम्पल देखें, जो एग्जाम्पल है, मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। देखो मैंने आपसे इसमें बोला कि आपके दो चीज़ें आएंगी, है ना। दो चीज़ें कौन सी आएंगी, एक आएगा योजक और एक आएगा सासी से सरस, या ज्यों ऐसा जैसा समान। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो देखो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, देखो ये आ गया आपका योजक चिन्ह। सिर्फ इसी को देख के आप उपमा नहीं बोलोगे, है ना। उसके तो सिर्फ इसी को देख के नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना, आगे अभी आपके समझ में आएगा। तो योजक चिन्ह साथ साथ देखो सा आ रहा है ना इसके अंतर्गत, सासी से की हमने बात करी थी, तब हम बोलेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। क्या है, मुख चंद्र सा सुंदर है। देखो इसके अंतर्गत ये आ गया योजक चिन्ह और ये आ गया सा। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके बारे में और ज़्यादा जानने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमने ट्रिक क्या सीखी, आपसे ट्रिक कहें या आप कॉन्सेप्ट कह लें कि योजक चिन्ह या सासी से सरस अगर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार बोलेंगे। दूसरा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है रूपक। ठीक है, रूपक के अंतर्गत क्या होगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ उपमा है और कहाँ रूपक है। तो देखो रूपक के अंतर्गत आपको सिर्फ केवल योजक चिन्ह मिलेगा, ये शब्द नहीं मिलेंगे। कौन से, सासी से सरस, इस टाइप के जो भी शब्द हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला सिर्फ योजक चिन्ह देखने के बाद आप उपमा में टिक नहीं करके आओगे। आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये शब्द आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, उपमा। और अगर नहीं आ रहे हैं और आपको सिर्फ योजक चिन्ह मिला, यानी कि योजक चिन्ह जो कि डैश होता है, तब आप बोलोगे क्या, रूपक अलंकार है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सासी से ये शब्द जो है नहीं आने चाहिए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। ठीक है, अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सासी से आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें ढूंढनी है। ये नहीं कि आपने पहले योजक चिन्ह देखते ही टिक कराए, आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, है ना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मैंने इसी चैनल पर मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अगर हिंदी में कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में हिंदी में जाके। मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, आपके पूरे के पूरे नंबर 20 में से 14-15 नंबर आपके ज़रूर आएंगे। थर्ड है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो इसमें आपको कुछ शब्द आपको याद रखने हैं, सिंपल से शब्द हैं, मनु जनु मानो जानो मनु जनऊ। मनु जनु मानो जानो मनु जनऊ। ठीक है, अगर ये शब्द आपको दिख गए किसी भी पंक्ति में तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, उसके अंदर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। इसके मैं बाद में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे आपके क्वेश्चन आए और आपने देखते ही कैसे उनको टिक किया। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसके अंदर एक पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, मुख मानो चंद्र सा है, तो इसके अंदर देखो कौन सा शब्द आ गया, मानो। तो मानो आ गया ना, तो मानो के बाद हमने सीधे सीधे क्या बोल दिया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अर्थ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के नहीं है तो आप वैसे भी समझ में नहीं आने वाला कि कौन से पंक्ति में क्या कह रहा है, हमें समझ में ही नहीं आता जो हिंदी बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। ठीक है, और हिंदी बैकग्राउंड के जो होते हैं उनको तो खैर ये चीज़ें वैसे पहले से ही आती हैं। तो उत्प्रेक्षा के लिए क्या है, मानो, मानो जानो मनु जनु मनु जनहू। तो ये शब्द अगर आ गए तो आप सीधे बोलोगे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। शब्द का पंक्ति का अर्थ जब बिना जाने आप आंसर टिक कर सकते हो।
ठीक है। तो मुख मानो चंद्र है, तो इसके अंदर ये अंतर्गत ये हो गया। और एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपके समझ में आएगा कि इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है या रूपक है या योजक है ना। अब देखते हैं अगला, जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये समझ में सबके आ ही जाता है, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है, जितनी किन्हीं बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे इसमें तो बोला था मुख मानो चंद्र है, तो चलो एक बार के लिए बोल दे रहा है कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, ऐसा बोल दे रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल देगा, मुख तेरा चंद्र है भैया, तू तो मुख पूरा, तू क्या है, मुख दिख नहीं रहा तुम चंद्रमा की तरह, तू है ही चंद्रमा। तो यानी कि वो इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर दे रहा है उसकी। या आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी के पास ऑल्टो कार है और उसने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कराया, और उसके बाद किसी उसके फ्रेंड ने देखा और बोला बेटा तू तो इसको पूरा ऑडी बना लाया, या ये कहा ये तो तेरी पूरी ऑडी है। अगर ऑडी बना लाया बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, कि भैया तेरी ऑल्टो मानो ऑडी लग रही है ना। ऑडी कार होती है, अगर किसी को नहीं पता सभी को पता होगा, तो पूरी ऑडी लग रही है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। लेकिन अगर वो यहाँ पे बोल देता है कि भैया ये तेरी ऑडी कार ले आया तू तो अगर उसने सीधे सीधे उस कार को नाम ही ऑडी दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति, उसने कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर दी उसकी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यह चंद्र है, मानो भी नहीं कह रहा है, क्या बोल रहा है, यह चंद्र है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब अगले अलंकार की, जो कि है हमारा विभावना अलंकार। देखो हिंदी, जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, मतलब नॉन हिंदी बैकग्राउंड कहने का मतलब है जिनकी 12th में हिंदी नहीं है, या अगर 12th में हिंदी है तो उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ी, यानी कि जिन्होंने BSc MSc करी है या BCom किया है, तो उनके लिए मेन प्रॉब्लम होती है। तो मेनली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है ना। तो जो विभावना अलंकार है, कुछ ने तो ना भी नहीं सुना होता, जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो मेनली मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है स्पेशली। और जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो उनका तो क्लियर, खैर वो आराम से हो ही जाएगा। तो विभावना के बारे में अगर जानते हैं, तो विभावना अलंकार किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमारा अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो विभावना के अंदर बिना किसी कारण के कार्य करना, मतलब कोई कारण ही नहीं है और वो तुम काम करने चल दिए बिना किसी कारण के। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी कि बिना पैदल चले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ कर्म करे तुम कोई भी काम कर जा रहे हो, है ना। तो बिना किसी कारण करे, बिना किसी कारण के तुम कोई भी कार्य जब कर रहे हो, उसका कोई कारण का उस कार्य को करने का कोई कारण का है ही नहीं कोई कारण, और वो तुम काम कर दे रहे हो, तो उसका वहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा, विभावना। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, बिना भावना के कोई कार्य करना, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। बात करते हैं 6th की, जो कि हमारा भ्रांतिमान। देखो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, एक तो होता है भ्रांतिमान और एक आता है संदेह। तो वो आपका कन्फ्यूज़न आज 100% दूर होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो भ्रांतिमान में देखो आपको समझ में आ रहा है कि भ्रम, तो इसमें आप भ्रम के कारण किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लोगे। कैसी मान लोगे, सच मान लोगे, है ना। भ्रम के कारण किसी वस्तु को आप क्या मान लोगे, दूसरी वस्तु मान लोगे, और वो भी सच मान लोगे कि हाँ भैया ये वही है, लेकिन वो होगी नहीं, लेकिन आप मान लोगे उसको, आपने मान लिया कि सच है ये। आप ये चीज़ यहाँ पे लाइन याद रखना, सच मान लेना, आप उसको क्या मान लोगे, सच मान लोगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल है, फिरत धरन नूतन पथिक चले, चकित चित भागी, फूल्यो देखू पलास वन, समूह समझे दवागे। देखो ज़्यादा तो हिंदी वालों, नॉन हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा, बस आप इतना समझो कि इसने क्या करा यहाँ पर, जो कोई विदेशी आया, नूतन पथिक, इसका तो अंतर्गत आप लगा ही लोगे, नए पथ पर आया और वो चकित हो गया, और चकित होकर देखकर भाग गया। ठीक है, फूल्यो देखो पलास, उसने पलास का वन में एक फूल देखा और क्या समझा, उसको आग समझ ली। ठीक है तो उसको भ्रम हो रहा है ना, लेकिन उसने सच मान लिया, उसको क्या मान लिया, दावाग्नि की, वो क्या है, आग है। ठीक है, वो क्या है, आग है। अगर आपने एक हॉलीवुड की मूवी है लॉयन किंग, वो देखा होगा, तो वो उसमें क्या समझते हैं, उसको आग को क्या समझते हैं कि क्या है, एक ऐसा फूल है ना। लॉयन किंग अगर आपने मूवी देखी है तो उसने क्या समझ लिया, उस फूल को आग समझ लिया, और आग समझ के वो वहाँ से भाग गया। यानी कि उसने उसको सच मान लिया। जहाँ पे सच मान लिया वहाँ पे क्या, भ्रांतिमान अलंकार होगा, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं संदेह की, है ना। तो संदेह में क्या रहता है, हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा, या उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा जो कि उस पंक्ति से संबंधित है। क्या कन्फ्यूज़न रहेगा, वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि जैसे यह मुख है या चंद्र है, या मुख है या चंद्र है, उसे समझ में ही नहीं आएगा, ना वो कभी उसको सच मानेगा, ना वो
किसी और बात पे पहुँचेगा, रिजल्ट पे पहुँचेगा। वो सीधे सीधे बस यही कन्फ्यूजन में रहेगा कि क्या है, या तो ये मुख है या ये चंद्रमा है, कुछ तो है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, और ना वो उसको ना तो मुख मान रहा है और ना ही चंद्रमा मान रहा है। तो वो होती है संदेह की स्थिति। मेरे ख्याल से अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। देखो ये मैंने इससे लिया क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रांतिमान और संदेह, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हमेशा इसमें रहता ही रहता है। अब बात करते हैं 8th की असंगति की। ये अलंकार भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। इसमें कारण और कार्य में संगति का अभाव का असंगति शब्द से ही समझ में आ रहा है। जैसे शब्दालंकार, शब्दालंकार में क्या होता है, अर्थालंकार में क्या होता है, हमको उसके अर्थ उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या है हमारा, कि इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो जैसे कि काम कहीं और हो रहा है, प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। जैसे काम कहीं और हो रहा है, प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। जैसे कि हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर जैसे अभी आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो बारिश तो आपके क्षेत्र में हो रही है, यहाँ भीग मैं रहा हूँ, है ना, ठीक है। दवा आपने खाई, सही मैं हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं असंगति, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रामायण से रिलेटेड है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, ठीक है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, सही है। ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल बन सकता है। अब बात करते हैं हम शब्दालंकार की, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम बस उन्हीं को बात करेंगे। जैसे कि उसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो ये 3 अलंकार यहाँ से मेनली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। आज आपका वो कन्फ्यूज़न भी दूर होगा अगर आप में इनमें से भी किसी में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट है आपके माइंड में। तो देखते हैं वो क्या है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आपको क्या समझना है, वर्ण बार बार आए। अब जिसको वर्ण का मतलब नहीं पता, वैसे तो मैंने एक पिछला चैप्टर जब वर्ण पढ़ाया था तो उसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कौन सा वर्ण कहाँ से क्या सब कुछ बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपको सिंपली यहाँ मैं बता दूँ, वर्ण का मतलब कोई भी क्या होगा, अक्षर होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई भी अक्षर, अ क ख इस टाइप का जो भी होगा अक्षर होगा, मतलब एक अक्षर। जैसे इसके अंतर्गत 2 वर्ण है, एक व और एक अणु, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 हैं, एक ब है और एक र है, तो ये हो गया हमारे वर्ण। अगर वर्ण बार बार आए तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, अनुप्रास अलंकार है। वर्ण बार बार यानी कि अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। इसके अंतर्गत आपने एक फेमस एग्जाम्पल है इसका, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो देखो तो इतनी बार तो आ रहा है, तो आपने सीधे सीधे यहाँ क्या बोल दिया, वर्ण क्या आ गया, बार बार आ गया, तो आपने बोला अनुप्रास अलंकार है। सेकंड इसके अंतर्गत आता है यमक अलंकार। तो यमक में शब्दों की आवृत्ति बार बार, यहाँ पे शब्द बार बार आएंगे, शब्द आएंगे बार बार, ना कि वर्ण। जैसे इसके अंतर्गत क्या था, वर्ण था, और अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, शब्द आएंगे। तो इसके अब शब्द क्या होते हैं, शब्द तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे वर्ण तो कितने थे, 1 2 3 है इसके अंतर्गत वर्ण, लेकिन शब्द 1 2 शब्द ये क्या है, पूरा एक ही है। 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, तो ये हो गए हमारे शब्द। समझ में आया। तो अब यमक के अंतर्गत क्या होता है, इसका भी फेमस एग्जाम्पल है, बचपन से आपने पढ़ा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो देखो कनक कनक 2 बार आ रहा है, कनक कनक 2 बार आ रहा है ना, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या खाए बौराए। तो इसमें एक कनक का अर्थ क्या होता है, अलग, दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, अलग। तो धतूरा होता है, और एक का अर्थ क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, आपने भी बचपन से पढ़ा हुआ है ना। दूसरा क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल इसका काफ़ी फेमस है, काली घटा का घमंड घटा। तो देखो घटा का अर्थ यहाँ पर एक अलग है, और यहाँ पे घटा का अर्थ अलग है। तो क्या होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा कि 2 शब्द आए ना, तो 2 शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। देखो श्लेष अलंकार का आप शब्द, अगर आप शब्द से अर्थ अगर समझो, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकाना, है ना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकाना, चिपका होना, है ना। तो जैसे कि अगर हम इसको समझें कि एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी कि आपने क्या करा, एक शब्द में एक शब्द के साथ कई सारे अर्थ चिपका दिए, है ना। एक शब्द के साथ कई सारे अर्थ क्या कर दिए, चिपका दिए। तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, श्लेष अलंकार, है ना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ। एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो देखो यहाँ पे जो पानी का अर्थ है वो हर किसी के लिए अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, एक बार पानी का अर्थ मोती के लिए क्या है, चमक है ना। सॉरी, पानी के लिए एक बार क्या है, चूने के लिए जल है, और मोती के लिए क्या है, मोती के लिए हो गया चमक, और मानुष के लिए क्या हो गया, यानी कि आदमी के लिए क्या हो गया, प्रतिष्ठा। तो 3 अर्थ कौन कौन से, चमक, चमक, है ना,
मोती से चमक, मानुष से प्रतिष्ठा और चून से जल। तो चूने के लिए जल आवश्यक होता है, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक होता है, उसकी प्रतिष्ठा आवश्यक होती है, और मोती के लिए क्या आवश्यक होता है, चमक। तो पानी से आपके 3 शब्द यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, है ना। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे जब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ निकल कर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से कभी फ्यूचर में कभी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। वैसे भी आप सब लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और अब आपके मन में वैसे भी कोई डाउट नहीं होगा, तो आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से यानी कि अलंकार से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, है ना। तो बस आप, अगर आपके समझ में नहीं आया एक बार में, तो अब वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपका 100% जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिए, तो भी आपके बार बार आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो अगर मैं आपसे लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस, थैंक यू आज के लिए।